नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किशोर कुमार जी का नाम तो हर व्यक्ति ने सुना ही है। उनके गायन की बात हो, उनके म्यूजिक की बात हो, जितने भी उनके सॉन्ग्स हैं, हम सभी ने जनरेशन टू जनरेशन सभी ने सुने हुए हैं। लेकिन आज तक उनकी इस कला को जीवित रखने के लिए क्या आपको पता है कि एक फैन क्लब भी बना हुआ है और ये फैन क्लब ऑल इंडिया लेवल पे ऑपरेट करता है, जिसका नाम है किशोर कुमार फैंस क्लब। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर डॉक्टर आर कुमार और हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव पोगले जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले आर कुमार सर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। सर किशोर कुमार फैंस क्लब के फाउंडर है, जो कि इस संस्था को काफी वर्षों से संचालित कर रहे हैं। और संजय जी हमारे साथ जो जुड़े हैं, बेसिकली एमपीईबी से रिटायर्ड चीफ साइंटिस्ट रहे हैं और संगीत के क्षेत्र में चूंकि रुचि होने के कारण आज किशोर कुमार फैंस क्लब के सह संस्थापक के रूप में कार्यरत हैं। आज हम दोनों से इनकी लाइफ के बारे में, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, किस तरीके से म्यूजिक के फील्ड में दोनों का इंटरेस्ट जागृत हुआ, सर से जानेंगे और काफी सारी बात करेंगे। तो इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहां से आपको समझ में आने वाला है कि म्यूजिक की फील्ड में क्या होता है, कैसे काम होता है, किस तरीके से आप लोग इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड में। धन्यवाद। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि जैसा कि आपने बताया कि किशोर कुमार फैंस क्लब ये जो संस्था है इसको आप काफी वर्षों से संचालित कर रहे हैं, तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किशोर कुमार फैंस क्लब की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संगीत में, इस म्यूजिक की फील्ड में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और इसकी शुरुआत कैसे हुई सर? ये लगभग 35 साल पुरानी बात है। अभी मतलब जब मैं स्कूल में था तो बचपन से ही शौक रहता है कि सिंगिंग करना है, और लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तो हम लोग बचपन से गाते थे, प्रेयर वगैरह में गाना है। फिर सुबह से स्कूल से पढ़ रहे थे, तो जब 9, 10, 11, 12 में सिंगिंग कंपटीशन जीता, फिर लगता था कि भाई पढ़ाई के साथ गाना भी हो सकता है उसमें। और पहले 91 में कुमार सानू जी के गाने सुने जब हम लोग छोटे ही थे, तो इंटरेस्ट जागा। आज लगभग 30 साल से उनके गाने का मैं शोज भी दे रहा हूं मैं, और काफी जगह प्रोग्राम्स भी किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई इनके जो पितामह हैं, या किशोरदा का जो नाम है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो फिर हमारे मध्य प्रदेश खंडवा के रहने वाले, तो मैंने फिर जब मैं ग्वालियर में था तो उस समय फिर 13 अगस्त की बात है, तो वहां से करीब 10 साल पहले 2013 को फिर मैंने स्थापना की थी। वहाँ सभी जो पदाधिकारी गण थे उन सब मिलके फिर रजिस्ट्रेशन किया किशोर कुमार फैंस क्लब के नाम से। वहीं से मेरी शुरुआत हुई है उसकी। ओके सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि चूंकि आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे सर, इतने बड़े पोस्ट पर थे, लेकिन संगीत के क्षेत्र में आपका जुड़ाव कैसे बना और किस तरीके से आपने इस फील्ड में एंटर की सर? देखिए, गाने का शौक तो मुझको बचपन से था। मैं हमेशा मंच की तलाश में रहा, लेकिन पढ़ाई और उसके बाद जॉब, इसमें व्यस्तताएं ऐसी रही कि प्रॉपर मंच और प्रॉपर तरीके से सीखने का मौका नहीं मिला। भगवान ने गला थोड़ा सा ठीक ठाक दिया था, तो मैं मौके की तलाश में था कि जैसे ही मौका मिलेगा किसी संस्था से मैं जुड़ूंगा और अपने गाने के शौक को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जबलपुर में इसका मुख्यालय है, वहाँ से वीआरएस लिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट, और भोपाल शिफ्ट हुआ। केकेएफसी से जुड़ना केवल एक संयोग था। मुझे पता था केकेएफसी संस्था जो है काफ़ी एक्टिव है और यहाँ पे गायन वादन की बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं। मैं डॉक्टर आर कुमार के संपर्क में आया और इनने मुझको इनवाइट किया कि आप आइए इस संस्था से जुड़िए। ये उस वक्त की बात है जब कोरोना जस्ट खत्म हुआ था और संस्था की गतिविधियां दोबारा आरंभ होने की कगार पे थी। जैसा कि इनने आपको बताया कि सन 2014 में केकेएफसी की स्थापना
किशोर कुमार के प्रशंसक के रूप में इनने की थी। और 17 में ये भोपाल शिफ्ट हुए थे। इसकी स्थापना ग्वालियर में हुई थी और भोपाल में फिर ये शिफ्ट हुए थे। और कोरोना के बाद ये गतिविधियां उसकी दोबारा आरंभ करने के लिए प्रयासरत थे। मैं और आर कुमार साहब ने मिल के फिर इस संस्था को दोबारा उठा के खड़ा किया और गतिविधियां आरंभ की। और मैं तो इसलिए बहुत खुश था कि मुझे एक मंच मिला। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी आवाज किस जोनर की आवाज है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किस स्तर पे गा सकता हूं। डॉक्टर आर कुमार ने मुझे काफी चीजें बताई और मैंने म्यूजिक की बारीकियां वहां पे सीखी। इस संस्था जुड़ने के बाद मैंने मुकेश माथुर जो प्रसिद्ध गायक हैं जी सर, किशोर कुमार के समकालीन रहे जी, तो मुकेश की आवाज में मैंने जो है अपना गायन विकसित किया। और अब इस संस्था के साथ मैं परमानेंट जुड़ा हूं और हम लोग भोपाल के लगभग सभी मुख्य सभागारों में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। और भोपाल के काफी नामी गिरामी संगीतकार, गायक, कलाकार इससे जुड़े हुए हैं और दिन पे दिन इस संस्था की गतिविधियां बढ़ रही हैं। और हम लोग के बड़े संतोष का विषय है कि किशोर कुमार के प्रशंसक के रूप में हम उनकी कला को, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर, जैसा कि मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। एक्चुअली सर, आपके बारे में जब आप बता रहे हैं सर, तो मुझे यहाँ पर एक चीज ऐसा लग रहा है, फील हो रही है कि व्यक्ति का प्रोफेशन अलग हो सकता है और उसका पैशन अलग हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो प्रोफेशन रहा है और जो पैशन है, दोनों ही डिफरेंट है। तो आप सर हमारे यूथ को एक मैसेज दीजिए, किस तरीके से अपने दोनों चीजों को बैलेंस करके कोई चल सकता है। बिल्कुल, देखिए, आदर्श स्थिति तो वो होती है कि आपका पैशन, आपका शौक और प्रोफेशन एक हो जाए। लेकिन रियलिटी में, वास्तविकता में ऐसा हो नहीं पाता है। कई बार आपका प्रोफेशन, आपका व्यवसाय जो है वो आपके शौक से अलग हो सकता है। लेकिन उस समय ये चैलेंज होता है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने शौक को जिंदा रखें। मैंने कोशिश की, मैं घरेलू स्तर पे ही कहूँगा, डोमेस्टिक लेवल पे या अपने पारिवारिक स्तर पे या अपने मित्रों के स्तर पे मैंने इस कला को जिंदा रखा। लेकिन विधिवत संगीत शिक्षा में कहूँगा कि मैं व्यवसाय में, जॉब में बिजी होने के कारण, क्योंकि जॉब में जिम्मेदारियां काफ़ी थी, तो मैं अपना समय नहीं दे पाया सीखने के लिए। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे जरूर इसको साधना चाहिए। तो जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं KKFC से जुड़ा और मैंने अपने इस गाने के शौक को पूरा करने के लिए प्रैक्टिस की, नियमित प्रैक्टिस की। मुझे मार्गदर्शन डॉक्टर आर कुमार का इसमें बहुत मिला है और इन्हीं ने मुझे काफ़ी दिन ट्रायल करने के बाद बताया कि आप मुकेश की आवाज़ में गा के देखिए, आपकी आवाज़ मुकेश से काफ़ी मिलती है। तो मैंने फिर मुकेश जी की आवाज़ को अपना टारगेट बनाया और उन्हीं की शैली में अपने गायन को विकसित किया। बिल्कुल सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि चूंकि आपका जो फैंस क्लब है, जो किशोर कुमार जी का इतना बड़ा आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उनके नाम से, तो निश्चित तौर पे आपने यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई बड़े बड़े लोगों को सम्मानित भी किया होगा या उनके साथ कुछ आपके मोमेंट शेयर किए होंगे। तो सर, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आपने अपने फैंस क्लब के माध्यम से किन किन लोगों को सम्मानित किया है और क्या ऐसी कोई एक्टिविटी आपके माध्यम से होती है जो बड़े लोग आपके साथ और भी मंच से साझा करते हैं। मैंने बोला कि 2013 10 साल पहले किशोर कुमार फैंस क्लब हमने बनाया था ग्वालियर से। जब हम लोग बना रहे थे तो उस समय फिर था कि ये नेशनल लेवल पे बनना है, तो मैं कुमार सानू जी को गाता था। एक्चुअली मेरा एक एल्बम 2010 में जीवाजी क्लब ग्वालियर से मैंने निकाला था किशोर कुमार सानू जी की आवाज के लिए। तो उसमें आशिकी है म्यूजिक एल्बम। तो सानू जी से मेरी फोन पे बात होती रहती थी और फिर कुमार सानू जी भी किशोर दा को गा के ही आगे बढ़े हैं। तो उनसे कहा कि सर हमारा किशोर कुमार फैंस क्लब है, उसके आप मुख्य संरक्षक बनिए आप। तो उन्होंने बोला कि हाँ करा फट से, क्योंकि मेरे एक एल्बम वो सुन चुके थे। तो उनको रखा हमने। फिर हमारे ग्वालियर के ही मीत ब्रदर्स भाई, मनमीत भाई, हरमीत भाई जी, तो उनको इसका चेयरमैन बनाया। तो प्लान जो हमारा पूरा था कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक छोटे लेवल का बने, इसलिए KKFC म्यूजिक इंडिया,
कुमार सानू जी को जोड़ा, मीत ब्रॉस जी को जोड़ा, उन्होंने बाकायदा रिटर्न में उन्होंने हमें दिया। उसके बाद में फिर इसके उद्देश्य हमने बनाए थे किशोर कुमार फैंस क्लब के, क्योंकि किशोर दा इतना महान नाम है तो काम भी महान होना चाहिए। तो 2 हमने अवार्ड रखे उसमें, एक तो किशोर अवार्ड उन उत्कृष्ट कलाकारों को हम प्रदान करते हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन रियलिटी शो मुंबई में जाके उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया इंडिया में, एक बात। सेकंड है केकेएफसी इंडिया म्यूजिक अवार्ड, वो नेशनल लेवल का रखा हमने, और उसको जो सेलिब्रिटी सिंगर है बॉलीवुड के, उनको हम लोग ने प्रदान किया है। तो ये हमारी बड़ी गौरवान्वित वाली बात है कि हमने कुमार सानू को अवार्ड दिया है, मीत ब्रदर्स को अवार्ड दिया है, केकेएफसी इंडिया म्यूजिक अवार्ड का, अलका याग्निक जी को दिया है, शंकर एहसान लॉय को दिया है, और साथ में मोहित चौहान को दिया है। तो ये लोगों को हम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट ने भी इसमें सहायता दी है, कल्चरल डिपार्टमेंट ने दिए है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने दिए इसमें, लेकिन सम्मान हमने किशोर कुमार अवार्ड के रूप में उनका किया है केकेएफसी म्यूजिक इंडिया के अवार्ड से। और मध्य प्रदेश के जो उत्कृष्ट गायक जिन्होंने नाम किए, जो हमने बताया, उसमें जगह जगह के जो अच्छे गायक है, सबका नाम तो मैं लूंगा नहीं, करीब 10 जो सिंगर है उनको हमने दिया है किशोर अवार्ड के नाम से। वो जबलपुर के भी हैं, कोई ग्वालियर के हैं, कोई विदिशा के हैं, और हर मध्य प्रदेश के हर जगह के हैं। तो हमारा उद्देश्य ये पूरा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग 10 साल से एक बार भी हमने, मतलब सोचिए कोरोना भी था, तो जब भी हमने स्टूडियो में किशोरदा का पुण्यतिथि बनाई थी और पेपरों में आया था, आप लोग का, सब लोग का सपोर्ट है मीडिया का, कि हम लोग हर साल बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं, और किशोरदा का जैसा नाम है जैसे हम लोग काम भी कर रहे हैं उस हिसाब से। आपने उसको जिंदा करके रखा हुआ। हाँ, मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा इसमें। केकेएफसी एक्चुअली एक एमेच्योर क्लब कहना चाहिए जी। नो प्रॉफिट नो लॉस इस आधार पे चलता है जी। इस संस्था का उद्देश्य व्यवसाय करना नहीं है, केवल उभरते गायकों को एक मंच प्रदान करना, म्यूजिक के बारे में बच्चों से लेके बड़ों, यहाँ पे बड़े लोग भी, काफी बुजुर्ग लोग भी अपना शौक पूरा करने के लिए, गायन के लिए नियमित रूप से आते हैं। अच्छा। कुछ इस तरह की संस्था बनी है कि शाम को आए लोग, शाम को यहाँ म्यूजिक क्लासेस भी होती हैं, उसके अलावा शाम को लोग आए, अपना गाने की प्रैक्टिस करें, जुड़े रहें संस्था से। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना है कि इससे भोपाल के काफी प्रसिद्ध लोग भी जुड़े हुए हैं। कुछ आपको नाम बताएंगे, कुछ प्रसिद्ध कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं जो शाम को यहाँ आते हैं। अभी क्या, कभी हफ्ते में 2 दिन आते हैं, कभी हफ्ते में 1 दिन, कभी 15 दिन आते हैं और अपना गाना वगैरह गाते हैं और संस्था में एंजॉय करके जाते हैं गाने। जैसे सर ने जो नाम बताया वैसे ही डॉक्टर दुबे साहब है, टीएन दुबे, न्यूरोफिजिशियन भोपाल के माने हुए, वो हमारी संस्था के एक तरह से मतलब सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर संजय कुमार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वो जुड़े। डॉक्टर श्याम अग्रवाल ऑन्कोलॉजिस्ट, वो सब शोज में मतलब सिंगिंग कर चुके हैं, इतने बड़े डॉक्टर होते हुए। एससीपी साहब हैं मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी, वो हाँ वो हमारे प्रोग्राम में गाने गाते ही हैं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, मिश्रा जी, संजय कुमार, ये लोग तो हर प्रोग्राम में इनका एक गाना 2 गाना, वो कितने भी व्यस्त रहे वो आते हैं। और इनके साथ में किशोरदा को जो चाहने वाले लोग हैं, वो जब भी हमारा प्रोग्राम होता है तो लोग सुनने के लिए बहुत आते हैं, क्योंकि इतने बड़े नाम पे हम लोग काम कर रहे हैं। राजीव वर्मा जी हैं प्रसिद्ध सिले कलाकार, वो सब जुड़े हुए हमसे बाकायदा सिस्टमेटिक। और इधर एक बात और बोलना चाहूंगा मैं कि इस मंच के माध्यम से कि अभी मतलब हमारे पुष्पेंद्र पाल जी नहीं रहे, 4 महीने पहले की बात है, उन्होंने भी हमें आशीर्वाद प्रदान किया, पीपी सर के नाम से जो प्रसिद्ध है। उन्होंने किशोर एकेडमी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा वो सोचते रहते थे कि और आगे बढ़ाना है। तो इस माध्यम से सर का आशीर्वाद रहा हमारे साथ। ये भी महानता वाली बात है कि इतने अच्छे लोगों ने हमें सपोर्ट दिया है। तो एकेडमी काम कर रही है बराबर, और नियमित इसकी कक्षाएं भी चलती हैं, जैसे कि डॉक्टर संजय सर ने बताया। तो सर, जैसे आपने बताया कि इतने अच्छे लोग इतने बड़े पदों पर हैं जो अपने शौक को जिंदा रखने के लिए, हाँ, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है, पर शौक के रूप में गायन भी साथ साथ करते हैं, और आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, किशोर कुमार फैंस क्लब के साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरा एक सवाल ये है, थोड़ा रॉ है, लेकिन सवाल ये है कि जब कोई आपके पास आता है, कोई भी व्यक्ति हो, और जब उसकी आवाज आप सुनते हैं, पहली बार सुनते हैं,
तो आपको क्या महसूस होता है कि किस तरीके से आप उसकी आवाज को लेते हैं? और उसके बाद शायद वोकल ट्रेनिंग भी होती होगी और इंस्ट्रूमेंटल ट्रेनिंग भी, कई सारी चीजें होती हैं। उसमें हम लोग के पास कई बार फोन आते हैं या सामने एकेडमी में भी आते हैं, तो बोलते हैं कि हमें सीखना है गाना। तो हम सबसे पहले एक है कि भाई एक लाइन सुनाओ तुम जी। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि जिस पे सरस्वती माता का आशीर्वाद है तो वो ही गा पाएगा। और वो एक लाइन में हमें समझ में आता है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 30-35 साल से सिंगिंग में भी, मतलब मैं कुमार सानू को गा रहा हूँ या किशोर दा को गा रहा हूँ, तो हम लोग को ऐसा उद्देश्य नहीं रहता कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर लें। सरस्वती माता का आशीर्वाद है, गा सकते हैं, सब हम उनको जोड़ते हैं। और बिल्कुल मुश्किल काम है तो फिर बोलते हैं भाई आप परेशान ना होइए। मैं इसको दूसरी भाषा में कहूंगा, गाने के लिए आप एक बात मानेंगे, थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए। अच्छा। थोड़ा कच्चा सुर थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, जो भगवान देता है, ऊपर वाला देके भेजता है। किसी का सुर एकदम कच्चा है तो फिर उसको सिखाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसको साधना। तो ये हम लोग आके, मैं जब पहली बार आया तो मेरे साथ भी इन्होंने यही किया। बात तो 3-4 साल पुरानी, तो 3 साल पुरानी है। 3 साल पुरानी। इनने मुझको 7 दिन 10 दिन तक गवाया, कई तरह के गाने गवाए, और उसके बाद मुझे बताया कि आपकी आवाज मुकेश से मिलती है, आप मुकेश जोनर के गाने डेवलप कीजिए। और फिर मैंने इस क्षेत्र में अपनी जर्नी, अपनी यात्रा आरंभ की। तो कोई भी पहले हमारे यहाँ आता है गाना सीखने या शौकिया तौर पे कुछ गाने के लिए, तो उसको सुना जाता है कि वो क्या गा सकता है। ऐसा लगता है कि नहीं, उसका फील्ड है ही नहीं है, तो फिर उससे मतलब जो है कहना पड़ता है कि नहीं आप ठीक है, आप गाइए, यहाँ पे गाइए, आप आइए यहाँ पे बोल रहे थे कि इंस्ट्रूमेंटल में आप देखिए कभी सिंथ में आपका है क्योंकि उसमें गाना नहीं है, सिंथेसाइजर क्लास चल रही है या गिटार की चल रही है या अन्य इंस्ट्रूमेंट पे है, उस पर फोकस करने का बोलते हैं क्योंकि संगीत से वो जुड़ना चाह रहा है, गा नहीं पा रहा है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि जुड़े भी रहे वो, तो इंस्ट्रूमेंटल पे बोलते थे भाई थोड़ा इंस्ट्रूमेंट को देखो। फिर उसमें क्या है कि हम लोग उनको यहाँ गाने देते हैं, यहाँ पे गाना अलग बात है, लेकिन हमारे जो कार्यक्रम होते हैं राज्य स्तर के, किसी बड़े सभागार में और दूसरे कार्यक्रम, उन गायकों में फिर उन प्रोग्रामों में फिर उनको हम मौका नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोग्रामों का एक मिनिमम लेवल है, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं हम लोग, पहले से उसकी प्रैक्टिस करते हैं। वो गाना, वो गायक एक पर्टिकुलर लेवल तक अगर गा सकता है, अच्छा गा सकता है, तो ही उसको उस मंच पे गवाते हैं, बड़े मंच पे। यहाँ प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रैक्टिस हम लोग का यही है कि एक स्टैंडर्ड या मानक बना के रखना है, क्योंकि बार बार हम लोग इसी चीज बोल रहे हैं, किशोर दा का नाम है, तो वो चीज तो किसी भी हालत में है कि हम लोग संस्था को 10 साल चला ली है। और ये मेरा हर बार बोलता रहता हूँ मैं कि अब तो हमने एकेडमी बना ली, हमेशा किशोर दा फैंस क्लब के नाम से तो बिल्कुल सेंट्रल इंडिया का टॉप पे है हमारा, तो सब लोग जानते भी है। और KKFC हमने नया नाम रखा, वो इंडिया में किसी ने नहीं दिया है, किशोर कुमार फैंस क्लब इंडिया, और इसका रजिस्ट्रेशन है हमारे पास। हम पुख्ता तौर पे काम कर रहे हैं। आप ये मानेंगे कि कोई भी कार्यक्रम, म्यूजिक प्रोग्राम होता है तो उसकी सफलता केवल इस बात से आंक सकते हैं कि उसमें अंत तक कितने दर्शक बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आ जाता है कि अगर कार्यक्रम में कम होता है तो समझ में आ जाता है कि ये ठीक नहीं जा रहा प्रोग्राम। तो हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि सभी प्रस्तुतियां उसमें स्तरीय रहें और दर्शक अंत तक उबे नहीं, दर्शक की रुचि बनी रहे। तो उतनी हमारी प्रैक्टिस भी होना चाहिए, हमारे गायकों का स्तर भी उतना होना चाहिए, वो हम इंश्योर करते हैं। यहीं से सर मेरा एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि सर ने बताया कि उतनी रुचि बनाने के लिए उतनी प्रैक्टिस करना पड़ती, तो ये एक साधना है जिसको लोग या जो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों को निश्चित तौर पे आप अपने स्तर पर करवाते ही हैं, लेकिन कोई नया व्यक्ति अगर इसमें जुड़ना चाहे तो उसको किस लेवल से उस साधना को, उस प्रैक्टिस को करना होगा ताकि वो एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज पे पहुंच सके सर? उसके लिए कोई भी नया व्यक्ति है, वही बात बोली कि उसको आना तो चाहिए गाना। यदि वो गा रहे हैं तो फिर हम लोग का जो सेमी क्लासिकल क्लासेस रहती है, अलंकार वगैरह हुआ और जो राग है, तो बेसिक टीचर्स इधर रहते हैं सिखाने वाले, तो उनको पहले हम लोग 2 या 4 महीने बोलते हैं कि भाई बेसिक आप लोग सीखो, अपना आवाज बनाने के लिए अलंकार आने चाहिए आपको। उसके बाद में फिर हम लोग अपनी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें प्रैक्टिस करवाते हैं, और अच्छा गाते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं कि उसको बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट बड़े मंच भी दे सकते हैं कभी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इस तरह से जो हम लोग के जुड़े हुए जो भी सीनियर लोग हैं तो वो प्रैक्टिस के लिए पहले से ही आते हैं। नए लोग जो रहते हैं तो नए में कभी अच्छा गा रहा है तो उसको तो डायरेक्ट वो बड़ा मंच भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाकी लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, बाकी करते हैं। जहाँ अभी बैठे हैं ये स्टूडियो में जी। यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस के बाद अगर डेवलप कर पाते हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि उनका एक स्टैंडर्ड हो गया है कि नहीं, क्या उनको बड़े मंच पे लॉन्च किया जा सकता है। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ ये अच्छा गायक है और डेवलप कर लिया है इसने, तो फिर हम अपने मेन ग्रुप में उसको जोड़ते हैं और फिर हम बड़े कार्यक्रमों में उनसे गवाते हैं। और किसी भी कार्यक्रम के पहले हम लोग यहाँ पे काफी प्रैक्टिस करते हैं, और कौन से गाने गाए जाएंगे, क्या प्रस्तुतियां होंगी, इसको पूरा तय करते हैं। इसका पूरा मतलब एक पूरा एक प्लान बनता है, और फिर ये प्लान होके वहाँ प्रस्तुतियां दी जाती हैं। उसमें उन्हीं को शामिल किया जाता है जो एक मिनिमम लेवल अचीव कर चुके हैं। बिल्कुल। सर, मुझे एक छोटी सी लाइन याद आ रही है किसी एक गाने की, कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी, इस फील्ड में भी क्या ऐसी कोई उम्र की सीमा होती है, या बचपन से अगर कोई स्टार्ट करे, या किसी लेटर एज में अगर कोई आता है, तो क्या कुछ डिफरेंस आता है इस कारण? देखिए, आइडियली तो अगर बचपन से कोई गाता है तो वो बहुत ही अच्छा है, उसमें नथिंग लाइक दैट। लेकिन ये सच्चाई है कि इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है जी। आप अपना शौक जिंदा रखिए। आपको बड़ा मंच नहीं मिला हो, कुछ आपको हो सकता है कि मौका नहीं मिल पाया हो आपके व्यवसाय की वजह से जी। तो ऐसे कई लोग हैं जो व्यवसाय के कारण या अपने जॉब की वजह से, आजीविका की वजह से अपने शौक को पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपनी जिसे कहते हैं आग को जिंदा रखते हैं, आग को जलाए रखते हैं। वो किसी भी लेवल पे जब उनको मंच मिलता है, मौका मिलता है, तो इस कला को साध सकते हैं और अच्छे गायक के रूप में अपना एक योगदान प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, बहुत एज के बाद जरूर ये एक मतलब, क्योंकि शारीरिक स्थितियां ऐसी नहीं रहती, लेकिन मुझे लगता है कि उम्र इसमें कोई बंधन नहीं है, और हर व्यक्ति इसको प्रैक्टिस से और डेडिकेशन से इस कला को साध सकता है, गायन भी और वादन भी। बिल्कुल सही बात, सही है। सर, आपने इतने लोगों को मार्गदर्शित किया, प्रशिक्षित किया है, तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके प्रशिक्षण में जो भी लोग आए हैं अभी तक, क्या उन लोग, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए सर। देखिए, हमसे जो जुड़े हुए हैं 10 साल का किशोर कुमार फैंस क्लब के हो गए हैं, वो कई लोग मुंबई में हैं अभी। यहाँ फोटो लगा हुआ है, आप तो उस पर कैमरा नहीं कर सकते हैं कि 2014 में मेरा फैसिलिटेशन सेंटर ग्वालियर में एक शो था कुमार राजेश के नाम से, तो उसमें मिस्टर मनीष है और गीत सागर जी, वो जो एक्स फैक्टर विनर भी बने हुए हैं, वो मतलब 2011 में बने थे वो। तो और मेरे यहाँ मैं एक बात याद दिलाऊंगा कि मेरे गुरुजी जो है संजय देवले जी हैं, उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की थी ग्वालियर में। उनके ही जो स्टूडेंट्स हैं और अब मेरे मित्रगण हैं, वो मुंबई में काफी लोग हैं जो अच्छा म्यूजिक के लिए काम कर रहे हैं। अब इस मन से मैं अपने बेटी के बारे में बोलूँ तो लगेगा बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी खुद 18 साल की बेटी अभी मुंबई में एमवी म्यूजिक कंपनी में मीत ब्रॉस जी ने उसको साइन किया है, शिष्या ही है वो। और हाँ, मेरी तो बेटी है और ये ग्वालियर का आशीर्वाद है। और मीत ब्रदर्स ने अभी 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, उनका अभी तो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, माता का टाइम चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने पंक्तियां लिखी और मीत ब्रदर्स ने गाई है उसको। और ग्वालियर में परसों ही परफॉर्मेंस हुआ था। तो एमबी म्यूजिक कंपनी से मेरी खुद बेटी जुड़ी, और शायद मुझे वो बचपन से देखती हुई आई कि नहीं, संगीत में काम करना है। हमारे इधर के जितने भी जो जुड़े हुए लोग हैं वो मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका दिन पे दिन प्रगति हो रही है। हमारी भी कनेक्टिविटी जो है वो मुंबई में आज से 10 साल पहले कुछ और थी। कुमार सानू जी ने मुझे खुद ही अपने घर पे बुलाया था और आज तक मैं जब फोन करता हूं तो मुझे फोन उठाते हैं फट से वो। तो ये हम लोग की उपलब्धियां हैं कि काम हम लोग कर रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं। और सानूदा के लिए भी हम लोग ने उनका एक लता मंगेशकर अवार्ड था, तो सरकार के, वो तो इतने महान गायक हैं लेकिन संस्था के वो मुख्य संरक्षक थे, तो उसके लिए भी हम लोग बोलते थे नहीं लता अवार्ड मिले, लता अवार्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग को मिला है। पिछले साल हम लोगों ने भी प्रयास किया, सानू जी ने मुझे स्पेशल धन्यवाद दिया था कि नहीं लता अवार्ड के लिए आपका भी प्रयास था, क्योंकि हम लोग किशोर कुमार फैंस क्लब की तरफ से उनका नाम भी नामांकित करते थे और 2011 से कर रहे थे। अब किसी कारण से उनको नहीं मिल पा रहा था वो अलग बात है, लेकिन हमने फिर पिछले साल ही उनको फिर
वो उसके तो बहुत पहले से हकदार है, लेकिन प्रयास हमने किया, ये हम क्लियर बता रहे हैं। और उन्होंने धन्यवाद हमें दिया, कुमार सानू जी ने। जब वीडियो उनका आया, मेरे नाम से धन्यवाद दिया, तो हमारी कनेक्टिविटी बॉलीवुड के लोग भी समझते हैं। शान भी हमसे मिलते हैं, मुझे पहचानते हैं। विनोद राठौर जी मुझे पहचानते हैं, क्योंकि उनकी आवाज में मैंने मतलब कि उनके भी सॉन्ग गाता हूं मैं। 2010 में एक प्रोग्राम था जिसमें जेकी श्रॉफ जी और विनोद राठौर आए थे, जो शाहरुख खान की पहला दीवाना फिल्म के गाने गाए। तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था, एक तलवार दी थी, बोला नहीं तुम कुमार सानू की आवाज में बहुत अच्छा गाते हो। तो हमारी कनेक्टिविटी पहले से अभी से सब आप लोग के सपोर्ट से सबसे कंटिन्यू हम लोग काम अच्छा कर रहे हैं। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि चूंकि आप इतने बड़े साइंटिस्ट रहे हैं सर, चीफ साइंटिस्ट रहे हैं, और संगीत भी क्या एक साइंस है? क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है क्या सर? बड़ा टिपिकल सवाल है, वाकई है। मैं कहूंगा कि संगीत दिल से आने वाली चीज है जी। साइंस दिल और दिमाग दोनों से आने वाली चीज है जी। साइंस में लॉजिक काम करता है, हाँ। संगीत में लॉजिक नहीं, इमोशंस काम करते हैं। साइंस को आप डेवलप कर सकते हैं प्रयासों के द्वारा। म्यूजिक में एक स्पार्क जो है आपको वो भगवान ही देता है। वो स्पार्क हो तो आप म्यूजिक को डेवलप कर देते हैं। यस, तो थोड़ा सा मैं अंतर है ऐसा कहूंगा। विज्ञान जो है वो अलग तरह की साधना है, और कला या म्यूजिक एक अलग तरह की साधना है, जिसमें अलग आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है ऊपर वाले से। अब एक स्पेशल रिक्वेस्ट है सर, मैं अपने दर्शकों की तरफ से मैं आपसे कर रहा हूँ, आप दोनों ही कुछ 4-4 लाइनें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं सर, हमारे बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड में सर। आपके जो भी फेवरेट आपके सिंगर हैं उनकी कोई 4-4 लाइन सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले मुकेश डायू गाइए, हम लोग जो प्रैक्टिस में ऐसे ही गा दीजिए। मेरा नाम जोकर का एक प्रसिद्ध गीत है जी, मुकेश का, मैं उसका मुखड़ा आपको अपने दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, जाने कहां गए वो दिन। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर मैंने शोज तो कुमार सानू के ही किए हैं। मैं बता रहा हूँ कि 91 से गाता हूँ मैं उनको। उनका आपका कोई फेवरेट गाना मुझे बता दीजिए, मैं गा लेता हूँ। सर मुझे कुमार मोमेंट पे याद नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए, मैं अपना खुद का मतलब जो सानू ने गाया है उसको मैं गाता हूँ। हो 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 हो, सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है। आपकी आवाज सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कुमार सानू ही मेरे सामने साक्षात। थैंक यू सर। आप दोनों से बात करके आज इस पॉडकास्ट में मुझे पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पर्सनली आप लोगों से काफी कुछ अच्छा सीखने को मिला है। काफी नॉलेजेबल पॉडकास्ट है आज का, और हमारे दर्शकों को भी आज ये जो पॉडकास्ट है, ये जो वीडियो है, इसको देख के काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और काफी लोग इंस्पायर भी होंगे आप लोगों की बात सुनकर।
आप लोगों का सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, और इसी तरीके से आप किशोर कुमार दा का जो नाम है वो बढ़ाते रहिए सर। हमारी बेस्ट विशेष हैं हमारे चैनल के माध्यम से सर आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। आप आपको सभी भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बियॉन्ड द सीन चैनल से हमको जुड़ने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।